नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। बुलेटिन में आज बात होगी अन्नदाताओं के बढ़ते गुस्से की, हरियाणा के सीएम खट्टर की चिंता की। जानेंगे कि बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए क्या है टीएमसी का प्लान। बात करेंगे बीजेपी को लेकर नीतीश की तैयारी की, और बुलेटिन के आखिर में बात कैसे आम लोगों की जगह खास लोगों की हुई प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गूगल की तमाम सेवाएं 1 घंटे तक दुनिया भर में रही ठप। जीमेल, यूट्यूब को एक्सेस नहीं कर पाए यूजर्स। इससे पहले 20 अगस्त को भी गूगल की सभी सर्विसेज में आई थी रुकावट। बजट से पहले शीर्ष उद्योगपतियों के साथ की वित्त मंत्री ने बैठक। स्वास्थ्य मुसीबत के बाद रिकवरी पर जोर। बड़े उद्योगपतियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में लिया हिस्सा। गोवा पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस पर भारी पड़ी बीजेपी। कुल 48 सीटों में 21 के परिणाम घोषित। बीजेपी को 13 और कांग्रेस को मिली 2 सीटें। निर्दलीय और अन्य का 6 सीटों पर कब्जा। सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर हुए बंद। सेंसेक्स 154 अंकों की बढ़त के साथ 46,253 पर और निफ्टी 44 अंकों की बढ़त के साथ 13,558 पर हुआ बंद। एरॉन फिंच की अपनी टीम के साथियों को सलाह, मैदान में कोहली पर छींटाकशी से बचे। कोहली पर कटाक्ष पड़ सकता है, टीम पर भारी। अन्नदाताओं का सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन का आज 19वां दिन था। आज अन्नदाता उपवास कर रहे थे। अन्नदाताओं के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा है, जिससे सरकार चिंतित दिख रही है। दिल्ली में आज बैठकों का दौर चलता रहा। नजरें सरकार और अन्नदाताओं के बीच होने वाली बैठक पर भी टिकी हुई हैं, जिसकी तारीख भी अभी तय नहीं है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दामिनी। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर के अन्नदाता उपवास पर रहे। अन्नदाताओं की मांग है कि सरकार अपने तीनों कृषि कानून वापस ले। 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के साथ अन्नदाताओं की बैठक हुई थी, जिसके बाद 9 दिसंबर को सरकार की ओर से एक लिखित प्रस्ताव अन्नदाताओं को भेजा गया था। अन्नदाता इस प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं, लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को अभी भी अन्नदाताओं के जवाब का इंतजार है। नरेंद्र तोमर ने आज भी कहा कि उनके प्रस्ताव का जवाब अन्नदाताओं ने अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि जो जवाब हमने सुना है वो मीडिया के द्वारा सुना है। हमारे पास अभी तक अन्नदाताओं का कोई जवाब नहीं आया है। 8 दिसंबर के बाद से तो सरकार और अन्नदाताओं के बीच कोई बैठक भी नहीं हुई है। इस बीच हरियाणा, उत्तराखंड और अन्य हिस्सों के संगठनों से सरकार ने जरूर चर्चा की है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर बैठे अन्नदाताओं से चर्चा कब शुरू करेगी सरकार, इसकी तारीख तक तय नहीं हो पाई है। अन्नदाताओं को मनाने के लिए आज दिन भर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे, लेकिन कर्मचारियों की ओर से संकेत यही दिए गए हैं कि कोई नया प्रस्ताव अन्नदाताओं को नहीं दिया जाएगा। वहीं सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे अन्नदाता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि सरकार एमएसपी के मसले पर गुमराह कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिसंबर में कहा था कि सरकार 23 फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीद सकती है, क्योंकि इससे 17 लाख करोड़ का खर्च होता है। सरकार एमएसपी पर सिर्फ आश्वासन दे रही है। हमने ये कानून नहीं मांगे थे, सरकार इन्हें पूरी तरह से खारिज करे। इस बीच तमाम विपक्षी पार्टियां अन्नदाताओं के साथ आ गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अन्नदाताओं के समर्थन में आज उपवास रखा, तो हरियाणा में भी कांग्रेस ने इनके समर्थन में जागरूकता अभियान चलाया। राजीव जी, सरकार दावे कर रही है कि कृषि विधेयक पर अन्नदाताओं की समस्याओं का हल वो निकाल लेगी, लेकिन ये हल कब तक निकलेगा? आज 6 दिन हो चुके हैं और दोनों के बीच सीधे बातचीत नहीं हुई है। 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के साथ अन्नदाताओं की बैठक के बाद जो प्रस्ताव दिया गया था, वो तो अन्नदाता खारिज कर चुके हैं। ऐसे में बिना बैठक के कैसे हल निकलेगा? अन्नदाता कह रहे हैं कि वो बातचीत को तैयार हैं, सरकार बातचीत शुरू क्यों नहीं कर रही है? देखिए दामिनी, किसी भी विवाद या समस्या का समाधान बातचीत से ही निकल सकता है, लेकिन बातचीत में दोनों पक्षों का होना और दोनों को समान तवज्जो मिलना जरूरी है। ये दुखद है कि नए कृषि कानूनों पर अन्नदाताओं और सरकार के बीच उपजे गतिरोध को सुलझाने के लिए बराबरी से बातचीत का रास्ता नहीं निकाला जा रहा है। सरकार एक तरफा बयानबाजी कर रही है और यही साबित करने में लगी हुई है कि यह आंदोलन गलत है, यह आंदोलन गलत लोगों द्वारा किया जा रहा है, यह आंदोलन गलत मांगों को उठा रहा है। यानी सरकार ने ये मान लिया है दामिनी की, और ठान लिया है कि उसने जो कानून बनाए हैं वो सही है और यही सबके हित में है, इसीलिए वो इन कानूनों को रद्द नहीं करेगी। अब तक जितनी भी बातचीत सरकार और आंदोलनकारियों के बीच यानी किसानों के बीच हुई है, उसमें कोई नतीजा जो है वो इसीलिए नहीं निकल पाया क्योंकि सरकार की मंशा किसानों की बात सुनने की है ही नहीं। अभी फिक्की की सालाना बैठक में आपको याद है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के लिए कोई प्रतिकूल कदम उठाने का सवाल ही नहीं
नहीं है। इस तरह के बयानों से जाहिर होता है दामिनी कि सरकार अपने कानूनों को सही मान रही है, जबकि किसान उसे सिरे से नकार रहे हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच चाहे जितनी ही बातचीत क्यों न हो, उसका सही नतीजा सामने नहीं आएगा। इसीलिए शायद सरकार बातचीत के लिए दरवाजे खुले होने की बात तो कहती है, लेकिन दरवाजे से किसी को भीतर आने नहीं देना चाहती है। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अन्नदाताओं का गुस्सा जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हरियाणा सरकार की चिंता भी बढ़ रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दिल्ली में नितिन गडकरी से मिले। इसके बाद खट्टर सरकार की परेशानी बढ़ती दिख रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। अन्नदाताओं का यह आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। केंद्र सरकार तो मुश्किल में दिख ही रही है, साथ ही हरियाणा की खट्टर सरकार भी मुश्किल में पड़ गई है। हरियाणा की बीजेपी सरकार जेजेपी के समर्थन के सहारे चल रही है। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम हैं और वो मुश्किल में हैं। अन्नदाताओं का दुष्यंत चौटाला पर दबाव है कि वो सरकार से समर्थन वापस ले लें। अन्नदाताओं के दबाव में दुष्यंत भी ऐलान कर चुके हैं कि वो सत्ता के लोभी नहीं है। जरूरत पड़ी तो वो डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं। दुष्यंत केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मिल रहे हैं, उन्हें अन्नदाताओं की तकलीफें बता रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि अन्नदाताओं की मांगों को मान लिया जाए। वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिल चुके हैं, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं और पीयूष गोयल से भी बात कर चुके हैं और आज वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले। दुष्यंत ने साफ कर दिया है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो वो इस्तीफा देने का विकल्प भी अपना सकते हैं। ऐसे में जेजेपी भी हरियाणा की खट्टर सरकार से कभी भी समर्थन वापस लेने की घोषणा कर सकती है। जेजेपी के 10 में से 7 विधायक अन्नदाताओं के आंदोलन का समर्थन कर चुके हैं। हरियाणा विधानसभा की जो स्थिति है उसमें राज्य विधानसभा की कुल 90 सीटों में से बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31, जेजेपी को 10 और अन्य के हिस्से में 9 सीटें आई थी। जेजेपी के सहयोग से ही हरियाणा में बीजेपी की खट्टर सरकार चल रही है और अब चौटाला पर दबाव है कि वो राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। कृषि बिल को लेकर ही अकाली दल केंद्र सरकार से अलग हो गया था और अब बारी जेजेपी की है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला भी साफ कर चुके हैं कि वो अन्नदाताओं के साथ हैं। ऐसे में अब जेजेपी खट्टर सरकार से समर्थन भी वापस ले सकती है। हरियाणा में खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में कभी भी गिर सकती है हरियाणा में खट्टर सरकार। अन्नदाताओं का आंदोलन हरियाणा सरकार की भी मुसीबत बन गया है। अन्नदाता जहां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाए हुए हैं, वहीं बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने में जुटी है। टीएमसी भी बीजेपी को जमीन पर जवाब दे रही है, लेकिन टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई से लेफ्ट और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राज्य में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। राज्य में बीजेपी और टीएमसी की तैयारियों को देखकर कांग्रेस और वाम दलों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी के बीच रोज रोज हो रही लड़ाई की खबरें क्षेत्रीय मीडिया से लेकर राष्ट्रीय मीडिया में छाई हुई हैं, वो लेफ्ट और कांग्रेस को परेशान कर रहा है। दोनों पार्टियों को डर है कि चुनाव में मतदाता इन दोनों दलों के बीच उलझ कर रह जाएगा। सरकार समर्थक मतदाता तो ममता के साथ होगा, लेकिन ममता विरोधी वोट पर बीजेपी कब्जा कर लेगी। ऐसे में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन के लिए राज्य में ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। वैसे इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है, लेकिन गठबंधन से पहले ही लेफ्ट के नेताओं को डर सताने लगा है कि बंगाल में चुनाव से ठीक पहले जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उसमें वोट 2 जगह ही बंटने की संभावना ज्यादा है। लेफ्ट का डर इसे लेकर भी है कि ऐसी स्थिति में मतदाता टीएमसी या बीजेपी को वोट देंगे। 2011 में ममता की सत्ता से पहले राज्य में कांग्रेस और लेफ्ट का ही शासन रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने साख को दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में कैसे बचाती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी, बीजेपी से लेकर लेफ्ट पार्टियां तक सभी जोर आजमाइश कर रही हैं। वहीं बिहार में नीतीश कुमार भी चिंतित है। उनकी चिंता है बीजेपी का राज्य में बढ़ता जनाधार और जेडीयू का कमजोर पड़ना। लेकिन अब नीतीश कुमार जेडीयू को मजबूत करने में जुट गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जेडीयू की मजबूती की बात कर रहे थे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो नीतीश के दावे धरे के धरे रह गए। वो फिसल कर तीसरे स्थान पर आ गए, लेकिन बीजेपी की मेहरबानी से वो सीएम कुर्सी पर काबिज जरूर हो गए, मगर अब भी कुर्सी खिसक सकती है। बीजेपी कभी भी दगा दे सकती है।
इस बात को सीएम नीतीश अच्छे से समझते हैं, इसीलिए वो पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद में जुटे हैं। नीतीश की कोशिश है कि जेडीयू में कुछ ऐसे नेताओं की फौज तैयार की जाए जो आने वाले समय में जेडीयू को मजबूती प्रदान कर सके। नीतीश की पार्टी मजबूत स्तंभ माने जाने वाले सवर्ण समुदाय के नेताओं को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। खासकर भूमिहार और राजपूत नेताओं का कद बढ़ाने की योजना है। इसके साथ ही दलित और अति पिछड़ा के साथ मुस्लिम चेहरे की खोज भी तेज है। पार्टी के जरिए कुछ ऐसे नेताओं के नाम आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है जिन पर आने वाले समय में जेडीयू की बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। जेडीयू अभी तक अति पिछड़ा और दलित के साथ साथ सवर्ण और कुशवाहा राजनीति करती आई है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को अपने पुराने समीकरण का जबरदस्त झटका लगा है। नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक करके चुनावी हार जीत का आकलन कर रहे हैं। आकलन में ये उभर कर आ रहा है कि जेडीयू में कई जातियों के किसी भी नेता को उभरने का मौका नहीं मिल पाया, जिसका नतीजा चुनाव परिणाम पर पड़ा है। ऐसे नेता जेडीयू को अपने जाति का भी वोट नहीं दिलवा पाए। यही वजह है कि नीतीश कुमार अब जातीय समीकरण बैठाकर जेडीयू को मजबूती देने में जुटे हैं। बिहार में जहां नीतीश कुमार अपनी मुश्किल आसान करने में जुटे हैं, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस नई मुश्किल में पड़ती दिख रही है। पार्टी पहले से ही मध्य प्रदेश की सत्ता जाने के बाद से मुश्किलों का सामना कर रही है। ऐसे में कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। तो क्या कहा है कमलनाथ ने, देखिए ये रिपोर्ट। 2018 में 15 साल बाद कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला था। कमलनाथ मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन 16 महीनों में ही कांग्रेस की सरकार चली गई। उपचुनावों में भी कांग्रेस कमाल नहीं दिखा सकी। कमलनाथ के पास इस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद के साथ नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी है और इसे लेकर ही कांग्रेस के अंदर खींचतान मची हुई है। दिग्विजय समर्थक नेताओं का दबाव है कि कमलनाथ को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष और नेता विपक्ष दोनों ही पदों से हट जाना चाहिए। दोनों से नहीं तो कम से कम एक पद तो उन्हें छोड़ ही देना चाहिए। कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने को तो तैयार है, लेकिन इस शर्त पर कि उनके किसी समर्थक को ही ये पद दिया जाए, और इसी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में कलह मची हुई है। इस बीच कमलनाथ ने कांग्रेस को चौंकाते हुए बड़ा बयान दिया है। अपने गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि अब मैं आराम करना चाहता हूं, मैंने काफी कुछ हासिल किया है। कमलनाथ के इस बयान से पार्टी में हलचल मच गई है। कमलनाथ के बयान को उनके राजनीति से संन्यास लिए जाने के संकेत माने जा रहे हैं। इसके बाद कमलनाथ समर्थकों की चिंता भी बढ़ गई है। राज्य में इस समय कमलनाथ से बड़ा नेता कांग्रेस के पास नहीं है। ऐसे में कमलनाथ का बयान कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात आम लोगों की जगह खास लोगों की हुई प्रधानमंत्री आवास योजना की। केंद्र सरकार की योजनाएं होती तो आम लोगों के लिए हैं, लेकिन ये योजनाएं कागजों से धरातल तक आते आते महंगी हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ। तो कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना बनी आम से खास, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम आवास योजना के तहत मुंबई के राजावाड़ी गांव में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 44,276 घर बनाए जाने हैं। इसीलिए इन घरों की कीमत काफी कम रखने की कोशिश की गई थी। शुरुआत में ये कीमत 14 लाख से 14,79,000 रुपए थी। वैसे आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए इतनी रकम जुटाना भी काफी मुश्किल काम है, लेकिन ये मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि अब ये मकान महंगे हो गए हैं। 2 नवंबर को घरों के दाम बढ़ाने का यह प्रस्ताव राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी के पास आया था। इसके मुताबिक घरों की कीमत जो पहले 14 लाख से 14,79,000 रुपए के बीच थी, उसे बढ़ाकर 22 से 22,50,000 रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया। यानी घरों के दाम में करीब 52% बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, जबकि नियमों के हिसाब से 20% से ज्यादा दाम नहीं बढ़ाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस प्रस्ताव को प्राइसिंग कमेटी के पास भेजा गया, जिसे मंजूरी भी मिल गई। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। अगर केंद्र सरकार भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी तो ये घर आम आदमी के बजट के बाहर चले जाएंगे और ये योजना आम से खास हो जाएगी। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।